हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लूफी के डेविल फ्रूट के बारे में। तो ये वीडियो कुछ इस तरीके से होगी जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इस फ्रूट का नाम हीतो हीतो नोमी है, तो इसका नाम गोमू गोमू नोमी क्यों रखा गया। फिर हम लोग इसमें ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बात करेंगे, और लास्ट पॉइंट में हम लोग ये बात करेंगे कि जब ये फ्रूट अवेकन हो जाता है तो लूफी को और क्या पावर मिल जाती है। अब आइए शुरू करते हैं। लूफी ने एक पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट खाया है जिसका नाम है गोमू गोमू नोमी। ऐसा मुझे लगता था, आपको लगता था और पूरी दुनिया को लगता था, लेकिन एक दिन हमें बताया गया कि लूफी ने जो डेविल फ्रूट खाया है उसका नाम गोमू गोमू नोमी नहीं है, उसका नाम है हीतो हीतो नोमी, जो कि अवेकन होने पर अपने यूजर को सन गॉड निका में ट्रांसफॉर्म होने की पावर देता है। और जैसे ही हम लोगों ने ये सुना, भाई हम सब हिल गए थे कि हम लोग इसे पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट समझते हुए आ रहे थे, लेकिन ये तो एक मिथिकल जोन टाइप डेविल फ्रूट है। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इन्हें यानी कि वर्ल्ड गवर्नमेंट को इस फ्रूट का नाम बदलना पड़ गया। तो होता कुछ ऐसा है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट को इस फ्रूट की पावर के बारे में पता होता है कि ये फ्रूट अवेकन होने पर कितना ज्यादा पावरफुल है और नॉर्मल होने पर ये फ्रूट कैसा है। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि ये फ्रूट किसी नॉर्मल इंसान को मिले। तो इन्होंने क्या किया, ये जानते थे कि इस फ्रूट की नॉर्मल बेस फॉर्म में एक रबर वाली पावर मिलती है, तो इन्होंने इतिहास से हीतो हीतो नोमी नाम मिटा दिया ताकि किसी को भी ना पता पड़े कि ये जो फ्रूट है ये एक मिथिकल जोन टाइप डेविल फ्रूट है, और इन्होंने इसका नाम रख दिया गोमू गोमू नोमी। और वन पीस की जो डेविल फ्रूट वाली इंसाइक्लोपीडिया है उसमें लिखवा दिया कि जो भी इस फ्रूट को खाएगा उसे रबर वाली प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी और वो रबर मैन बन जाएगा। और वो ये भी नहीं चाहते थे कि ये फ्रूट किसी आम इंसान को मिले और वो इसे अवेकन कर ले। क्या गवर्नमेंट यही चाहती थी कि हम लोगों ने इस फ्रूट का नाम इतिहास से मिटा दिया है, अब हम लोग आराम से बैठ सकते हैं? जी नहीं, वर्ल्ड गवर्नमेंट 800 सालों से इस डेविल फ्रूट को ढूंढ रही थी, लेकिन ये फ्रूट उन्हें कभी नहीं मिला। 5 एल्डर्स में से एक एल्डर यहां तक बोल देता है कि यार ऐसा लग रहा है जैसे ये फ्रूट हमसे बच रहा है, ये हमारे पास आना ही नहीं चाहता है। लेकिन एक दिन इन्हें ये फ्रूट मिला और ये लोग फिर क्या करते हैं कि जो गवर्नमेंट की शिप होती है उस पे इस फ्रूट को रख देते हैं, और उस टाइम जो सिक्योरिटी का हेड होता है वो होता है CP9 का मेंबर हुज हु, और वो अपनी सिक्योरिटी में इस डेविल फ्रूट को वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास ले जा रहा होता है। लेकिन रास्ते में हुज हु का सामना हो जाता है रेड हेयर पायरेट से, और यहां पर जो लकी रॉक्स होता है वो गोमू गोमू नोमी यानी कि हीतो हीतो नोमी डेविल फ्रूट को चुरा लेता है, और 7 साल की उम्र में लूफी हीतो हीतो नोमी डेविल फ्रूट को खा लेता है। यहां पर वीडियो का पहला फेज खत्म होता है और दूसरा फेज शुरू होता है, जहां पर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में थोड़ी सी बात करने वाले हैं। तो लूफी का फ्रूट बहुत ही ज्यादा यूनिक है, जहां पर दूसरे जोन टाइप डेविल फ्रूट अपने यूजर को जोन फॉर्म देते हैं, हाइब्रिड फॉर्म देते हैं, वहीं पर लूफी का डेविल फ्रूट उसे रबर की प्रॉपर्टीज देता है, जिस वजह से ये फ्रूट देखने में बाकी पैरामीशिया टाइप की तरह ही लग रहा होता है। लेकिन जब ये फ्रूट अवेकन होता है तब इसकी रियल फॉर्म सामने आती है, जो कि अपने यूजर को बिल्कुल ही बदल देती है। यहां पर जो यूजर के बाल होते हैं और जो उसके कपड़े होते हैं वो व्हाइट हो जाते हैं, आंखें ग्लो करने लगती हैं रेड कलर में, और व्हाइट क्लाउड उसकी गर्दन के आसपास फ्लोट कर रहे होते हैं, जो कि उसे सन गॉड निका की अपीयरेंस दे रहे होते हैं। लूफी की बॉडी रबर की है, लेकिन ट्रांसफॉर्म होने के बाद बॉडी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और उसे फ्रीडम मिल जाता है। इस वजह से उसे वॉरियर ऑफ लिबरेशन बुलाया जाता है। यहां पर फेज 2 खत्म होता है और फेज 3 शुरू होता है, जिसमें हम लोग स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। वैसे मैं आप लोगों को ये पैराग्राफ में समझा सकता था, लेकिन मैंने इनके पॉइंट्स बना लिए ताकि मैं इन्हें अच्छे से बता सकूं और आप अच्छे से समझ सको। तो सबसे पहली स्ट्रेंथ है कि लूफी की बॉडी ने रबर प्रॉपर्टीज को परमानेंट तरीके से अडॉप्ट कर लिया है, जहां वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकता है, बेंड कर सकता है, बाउंस कर सकता है, ट्विस्ट कर सकता है, भले ही चाहे लूफी होश में हो या फिर होश में ना हो। सेकंड पॉइंट, आप लोगों ने देखा होगा कि ज्यादातर डेविल फ्रूट यूजर्स को अपनी पावर को एक्टिव करना पड़ता है, लेकिन वहीं पर अगर हम लोग लूफी की बात कर लें तो लूफी को अपने डेविल फ्रूट की पावर को एक्टिव नहीं करना पड़ता है, उसके फ्रूट की पावर हमेशा एक्टिव रहती है।
तीसरा पॉइंट, ये फ्रूट अपने यूजर को ऑलमोस्ट हर चीज से बचा लेता है, चाहे वो हैंड टू हेड कॉम्बैट हो, बुलेट्स का हमला हो, चाहे कैनन बॉल्स का हमला हो, क्योंकि वो चीजें इसकी बॉडी पे आती हैं लेकिन वो बाउंस बैक हो जाती हैं। ये अपने यूजर को बहुत ऊंचाई से गिरने पे भी बचा लेता है और बहुत बुरी तरीके से टकराने पे, जहां पे एक नॉर्मल इंसान की मौत हो जाए, लूफी बहुत आराम से उसे भी झेल जाता है, जो कि काफी ज्यादा कमाल की बात है। और चौथा पॉइंट, ये फ्रूट अपने यूजर की बॉडी को ही नहीं, उसके ऑर्गन्स को भी रबर की तरह बना देता है। जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि लूफी अपने ब्लड को पंप कर सकता है, एयर की मदद से अपनी बोन्स को बड़ा कर लेता है। लूफी की बॉडी रबर की है, जिस वजह से उस पे बिजली का कोई असर नहीं पड़ता है और इसी वजह से उसने एनल को खूब मारा था। अब बात कर लेते हैं वीकनेस की। तो सी वाटर और हाकी तो एक डेविल फ्रूट यूजर की वीकनेस होती है, लेकिन लूफी की जो मेन वीकनेस है वो है कटिंग अटैक। यहां पर फेज 3 कंप्लीट होता है और अब शुरू होता है फेज 4, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि जब लूफी का फ्रूट अवेकन होता है तो वो अपने यूजर को और क्या पावर देता है। लूफी की फिजिकल स्ट्रेंथ पहले से और ज्यादा बढ़ जाती है और लूफी को फ्रीडम मिल जाता है कि जैसे वो लड़ना चाहता है वैसे लड़ सकता है। इसके बाद इसी फ्रीडम की वजह से उसे वॉरियर ऑफ लिबरेशन बुलाया जाता है। तो जब मैं आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में समझा रहा होता हूं तो वहां पर मैंने फ्रीडम और वॉरियर ऑफ लिबरेशन की बात करी थी। तो अब मैं आपको इन दोनों के बारे में बताता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट, यहां पर फ्रीडम का मतलब क्या है। यहां पर फ्रीडम से बस एक ही मतलब है कि यूजर जैसे लड़ना चाहता है वैसे लड़ सकता है। यानी कि अगर वो चाहता है कि मैं लड़ाई के दौरान अपने हाथ को बड़ा कर लूं तो वो अपने हाथ को बड़ा कर लेगा। अगर वो सोच रहा है कि मेरी बस एक ही उंगली बड़ी हो तो उसकी एक ही उंगली बड़ी होगी। यहां तक कि फ्रीडम में उसे इतनी ज्यादा पावर मिलती है कि वो अपनी आर्मामेंट हाकी, कॉन्करर आर्मामेंट हाकी और रियो हाकी, इन तीनों को एक साथ इस्तेमाल कर सकता है। और जब काइडो भी ये देखता है तो भाई वो एकदम दंग रह जाता है। तो यहां पर आप समझ सकते हो कि लूफी को कितना ज्यादा फ्रीडम मिलता है। 3 हाकी का एक साथ इस्तेमाल करना, भाई डिफेंस एक अलग लेवल पे पहुंच जाता है। इसके बाद इसे वॉरियर ऑफ लिबरेशन क्यों बुलाया जाता है? तो देखिए, होता यह है कि जहां भी सन गॉड निका आता है वो अपने साथ खुशियां लाता है और जो भी उसके आसपास लोग होते हैं उन्हें फ्रीडम दिलाता है। और आप अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालिए, लूफी के बस पूरे एडवेंचर को देखिए और लूफी यही काम करते हुए आ रहा है कि वो जहां जाता है वहां पर खुशियां लाता है और वहां के लोगों को फ्रीडम दिलाता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लूफी जब सन गॉड निका फॉर्म में होता है तो उसके दिल में एक धुन बज रही होती है जिसे जुनेशा ड्रम्स ऑफ लिबरेशन बुलाता है। लूफी इस फॉर्म में बहुत ज्यादा आगे रिलीज करता है। मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे कि आप लोग जानते हो, काइडो और लूफी की बैटल हो रही है ओनिगाशिमा के टॉप पर, लेकिन जो लोग लाइव फ्लोर पर हैं उन्हें लूफी की हाकी महसूस हो रही होती है और वहां पर लूफी अपनी हाकी की मदद से बहुत सारे सोल्जर्स को नॉकआउट कर देता है। इसके बाद इस फॉर्म में लूफी की स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाती है, फ्रीडम मिल जाता है और ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है, जो कि उसकी पिछली सारी फॉर्म को सरपास कर देती हैं। लेकिन ये पावर आपको थोड़ी सी कार्टून की तरह लगेगी। जैसे कि जब काइडो लूफी के मुंह पर अपने क्लब से हमला करता है तो लूफी उसे क्लब से चिपक जाता है। जब काइडो उसे उठा के पटक देता है तो लूफी पिचक जाता है और फिर दोबारा नॉर्मल हो जाता है। लूफी जब अपनी अवेकनिंग फॉर्म में होता है तो उसे अपनी मसल्स में एयर देने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि उसे गियर 3 और गियर 4 को जब यूज करना होता है तो उसे एयर की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब उसका फ्रूट अवेकन हो जाता है तो उसे यह सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो बस सोचता है और उसके हाथ पैर बड़े हो जाते हैं। इवन वो अपनी फुल बॉडी को भी बड़ा कर सकता है, एकदम हनुमान जी की तरह। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लूफी अपने आसपास की चीजों को रबर की तरह इस्तेमाल कर सकता है, शील्ड की तरह इस्तेमाल कर सकता है और उससे अटैक को वापस भेज सकता है। जैसे जब लूफी अपने फ्रूट को अवेकन कर लेता है तो काइडो लूफी के ऊपर अपने ब्लास्ट ब्रीज से हमला करता है, लेकिन लूफी जमीन पकड़ता है, उसे रबर की तरह लपेट देता है और जो काइडो का ब्लास्ट ब्रीथ होता है उसे उसी के पास वापस लौटा देता है। लूफी की अवेकनिंग लिविंग थिंग पे भी काम करती है। जैसे जब काइडो उसे खा जाता है तो लूफी काइडो के पेट में जाके फूल जाता है। यहां पर काइडो को मर जाना चाहिए ऐसा काइडो को भी लगता है और
हमें भी लगता है। लेकिन यहां पर लूफी की अवेकनिंग की वजह से काइडो बच जाता है और वो रबर की तरह फूल जाता है, जो कि काफी ज्यादा कमाल की बात है, क्योंकि लूफी अभी तक पहला यूजर है जो कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों पर अपनी अवेकनिंग का इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद लूफी थंडर बोल्ट तक को पकड़ लेता है और मेरे ख्याल से फ्यूचर में वो लावा, बर्फ, इन सबको भी पकड़ लेगा, तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। इसके बाद लूफी की अवेकनिंग बहुत पावर देती है, लेकिन अवेकनिंग को मेंटेन करने के लिए लूफी की अवेकनिंग बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी भी लेती है। लूफी ने पहली बार अवेकनिंग करी होती है तो उसे ज्यादा एक्सपीरियंस तो होता नहीं है। तो यहां पर अब क्या होता है कि जब लूफी काइडो से लड़ रहा होता है तो एक बार उसकी जो सन गॉड निका फॉर्म है वो बंद हो जाती है, यानी कि लूफी अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और जब वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है तो लूफी बहुत ज्यादा थका हुआ होता है और कमजोर महसूस कर रहा होता है, वो एकदम निचुड़ सा जाता है। लेकिन वो फिर दोबारा अपने दिल पर प्रेशर देता है और जो ड्रम ऑफ लिबरेशन वाली धुन होती है वो दोबारा बजती है और वो अपनी सन गॉड निका फॉर्म में आ जाता है। तो यही था लूफी का डेविल फ्रूट, यही थी पावर्स जो कि उसका फ्रूट देता है। मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।